हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस चैनल। मार्च का महीना जो है, जो कि लास्ट मंथ है ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर, वो आ रहा है। और हमने देखा कि पिछले ट्रेडिंग डे यानी फ्राइडे को, यानी विच वाज द लास्ट ट्रेडिंग डे ऑफ फरवरी, वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा फॉल आया इंडियन इक्विटी मार्केट्स में। तो क्या इसके रीजंस रहे हैं और क्या ये जो रीजंस है ये आगे कंटिन्यू होंगे मार्च में भी, ये सारा हम आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और मार्च के पूरे मंथ में आपको एज अ इक्विटी ट्रेडर किस प्रकार की स्ट्रैटेजी यूज़ करनी चाहिए, ये भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। हिस्टोरिकली हमने देखा है कि मार्च का जो आखिरी 10 या 20 दिन का जो होता है वो यूजुअली अच्छा रहता है, जहाँ पर कि इक्विटी मार्केट्स में काफ़ी पैसा पंप इन होता है, तो थोड़ा अच्छे मूव्स आते हैं। लेकिन इस बार मार्च के जो स्टार्टिंग के 1 या 2 हफ्ते रहने वाले हैं, वहाँ पर आपको थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। वो क्यों रहना चाहिए वो सब हम डिस्कस करेंगे, और क्या आप किस प्रकार की स्ट्रैटेजी आपने रखनी चाहिए उसका हम यहाँ पर एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि ये बहुत बड़ा फॉल हमने देखा पिछले ट्रेडिंग डे में, करीबन 3-3.5% का। एंड ओवरऑल अगर ये जो हाई मार्केट ने बनाया था विच वॉज मोर देन 15,200, इस हाई से लेकर के इस फॉल तक करीबन 6% मार्केट नीचे आ चुका है। हम एग्जैक्ट फिगर्स के साथ यहाँ पर बात करते हैं। तो अगर हम एग्जैक्ट कैलकुलेट करें कि ये जो एक पुल बैक रहा है इसका कितना मैग्नीट्यूड है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 6%, 5.87% का ये फॉल है इस स्विंग हाई से लेकर के इस स्विंग लो तक। अब दूसरी कुछ नोट करने वाली चीज़ें यहाँ पर ये भी है कि प्राइस जो है वो बहुत नीचे आ चुका है उसके मूविंग एवरेजेस 21 से। ये EMA 21 का कर्व है ब्लू वाला, और ये जो कर्व है ये EMA 55 का कर्व है। अब EMA 55 और EMA 21 दोनों के बीच में ये यहाँ पर अभी प्राइस है। तो इसका साफ मतलब है कि अगर EMA 55 पे प्राइस सपोर्ट नहीं लेता है तो फिर यहाँ पर एक आप कह सकते हैं साइडवेज मूवमेंट, या फिर आप इसको कह सकते हैं बिगिनिंग ऑफ अ शॉर्ट टर्म ट्रेंड रिवर्सल। कोई बड़ा ट्रेंड रिवर्सल फिर भी हम उसको नहीं कहेंगे, एक साइडवेज मूवमेंट आ सकता है, एक रीडिस्ट्रीब्यूशन एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज आ सकता है वहाँ पर। बस उसी की ही पॉसिबिलिटी हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। अब ये जो बड़ा फॉल है इसके क्या रीजंस है, ये हम अगर एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो देखिए, डेट मार्केट का एक सीधा सीधा इम्पैक्ट रहता है कुछ हद तक इक्विटी मार्केट्स के ऊपर भी। अब इंडिया की जो GSEC यील्ड्स हैं, अगर आप GSEC यील्ड्स को फॉलो करते हैं तो GSEC यील्ड्स जो है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं पिछले 1-2 महीनों में, एंड करंटली इट इज़ एट 6.23% के ऊपर में पहुंच गया है। साथ ही में वर्ल्ड वाइड भी जो वहाँ पर भी जो उनके 30 ईयर के बॉन्ड यील्ड्स है वो भी एट अ रिकॉर्ड स्पीड ऑफ 1.4% बढ़े हैं सिर्फ एक ही महीने में, या दैट इज इन द मंथ ऑफ फरवरी। तो ये बढ़ते GSEC यील्ड्स के वजह से इक्विटी में से काफ़ी सारा पैसा विड्रॉ होता है, यानी लिक्विडिटी कम होती है, ऐसा आप समझ सकते हैं। और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो है वो यहाँ से पैसा निकाल करके, एक तो GSEC में क्योंकि बढ़ती हुई यील्ड्स को देख के वो टेम्प्ट होते हैं वहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए, या फिर वो अपने होम नेशंस में जहाँ पर की बॉन्ड यील्ड्स बढ़ रही है वहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए टेम्प्ट होते हैं। तो विद दीज इंक्रीजिंग GSEC यील्ड जब बढ़ता है तो फिर RBI को एक प्रोसेस मतलब फॉलो करना होता है विच इज अ पार्ट ऑफ देयर वर्क, और दैट इज कॉल्ड एज अ OMO। OMO में 2 प्रकार के OMOs होते हैं, एक तो आप सिक्योरिटीज़ को बाय कर सकते हैं या फिर सिक्योरिटीज़ को सेल कर सकते हैं। लेकिन अगर GSEC यील्ड्स बढ़ रही है तो फिर RBI को मार्केट में लिक्विडिटी इन्फ्यूज करनी होती है, सो दैट ज़्यादा पैसा अगर मार्केट में फ्लो होगा
तो पैसे का जो वैल्यू है वो कम होता है और जीसेक यील्ड्स को नीचे ढकेला जाता है। और लिक्विडिटी और ओएमओ का सीधा सीधा रिलेशन है। लिक्विडिटी अगर बढ़ानी है मार्केट में तो फिर आरबीआई को ओएमओ कंडक्ट करना पड़ता है, यानी सिक्योरिटीज़ को खरीदना पड़ता है। जब आरबीआई सिक्योरिटीज़ को खरीदता है तो फिर मार्केट में पैसा जाता है। जैसे मान लीजिए अगर आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं मार्केट से, तो आपको मार्केट में पैसा देना होता है, उसके बदले में आपको चीज़ मिलती है। इसका मतलब आप मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ा रहे हैं। लेकिन ऑब्वियसली आप या हम इतना ज़्यादा लिक्विडिटी नहीं बढ़ा सकते जिस स्केल पे आरबीआई कर सकता है। एंड आरबीआई हैज़ ऑलरेडी प्लान्ड बाय ऑफ अराउंड 30,000 करोड़ का एक ओएमओ यानी सिक्योरिटीज़ खरीदने का उनका प्लान है। और इस प्लान के वजह से दे आर एक्सपेक्टिंग कि ये जीसेक यील्ड्स जो है वो थोड़ा नीचे जाए। और जीसेक यील्ड्स अगर नीचे जाती है तो डेट मार्केट के लिए भी, यानी डेट आप कह सकते हैं म्यूचुअल फंड जो होते हैं, डेट म्यूचुअल फंड, साथ ही में इक्विटी मार्केट्स के लिए भी अच्छा होता है, क्योंकि गिरते हुए जीसेक यील्ड्स यानी इंटरेस्ट रेट्स भी उसके साथ में नीचे आते हैं। और अगर जीसेक यील्ड्स बढ़ती है तो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा जाते हैं जब इन्फ्लेशन, तो ये सब इन्फ्लेशन जब बढ़ता है तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये इंटर रिलेटेड हैं। एक शॉर्ट में अगर मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करना चाहूँ विदाउट टू मच ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, लेट्स जस्ट से दैट द GSEC yields, the 10-year GSEC yield of India has increased, and because of this increase the equity investors are getting diverted towards this asset class, जिसके वजह से यहाँ पर डिमांड बढ़ रही है और इक्विटी में से रिडेम्पशंस हो रहे हैं वर्ल्ड वाइड। और अगर GSEC yields को नीचे लाना है तो फिर OMO परचेज, OMO का सेलिंग भी रहता है, लेकिन आरबीआई की तरफ से अगर OMO का परचेज होता है तो फिर लिक्विडिटी यानी पैसा जो है मार्केट में वो बढ़ेगा। ये बढ़ने से इंटरेस्ट रेट्स कम होते हैं और इंटरेस्ट रेट्स का डायरेक्ट प्रोपोर्शन रहता है जीसेक यील्ड्स के साथ में भी, और इन्वर्स प्रोपोर्शन रहता है बॉन्ड यील्ड्स के साथ में, और जीसेक यील्ड्स जो है वो नीचे आते हैं। यानी लिक्विडिटी अगर मार्केट में बढ़ेगी तो जीसेक यील्ड्स नीचे आएगी। तो जब तक ये ओएमओ सक्सेसफुल नहीं होता, या अभी यहाँ से प्लानिंग तो है लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं होता, जीसेक यील्ड्स नीचे नहीं आएगी। जीसेक यील्ड्स जब तक नीचे नहीं आएगी तब तक मार्केट में एक साइडवेज मूवमेंट या और भी ज़्यादा करेक्शन आ सकता है। सो दिस इज़ ये एक प्लेन एक्सप्लेनेशन है। और हमने देखा कि कैसे डेट मार्केट का एक इम्पैक्ट आ रहा है इक्विटी मार्केट्स के ऊपर में भी। अब मार्च के महीने से इसका क्या लेना देना है और मार्च के महीने में एग्जैक्टली किस प्रकार का मूवमेंट होता है डेट मार्केट में, ये भी हम समझते हैं। अब डेट मार्केट में जो भी कंपनीज और कॉरपोरेट्स हैं वो लोग मार्च के एंड में, क्योंकि ये लास्ट मंथ है फाइनेंशियल ईयर का, सो दे वांट कि उनका जो भी पैसा है वो उनके बैलेंस शीट्स में दिखे। उसके वजह से वो क्या करते हैं कि उनका जो भी मेजर इन्वेस्टमेंट रहता है, मान लीजिए डेट इंस्ट्रूमेंट्स में या फिर कह लीजिए डेट म्यूचुअल फंड्स में, डेट म्यूचुअल फंड्स में जो भी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह रहते हैं वो वापस रिडीम किए जाते हैं। अब वो रिडीम करने के वजह से जो भी डेट म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न्स है, ऑब्वियसली क्योंकि पैसा विड्रॉ हो रहा है तो वो रिटर्न्स नीचे आते हैं, और उसके वजह से मार्केट में लिक्विडिटी जो है वो कम होती है। मतलब मान लीजिए एनी कंपनी XYZ जो कि एक कंपनी है, इट रिडीम कह सकते हैं या फिर विड्रॉ कह सकते हैं, रिडीम्स दी, इस केस में हम पकड़ लेते हैं डेट फंड्स में से जो पैसा है वो रिडीम किया जाता है। उसके वजह से अगर आप पैसा निकाल रहे हैं, मतलब विड्रॉ कर रहे हैं और अपने पास रख रहे हैं, मतलब लिक्विडिटी जो है मार्केट में वो कम होती है। अगर आप आपके बैंक अकाउंट्स में से या फिर जो भी आपके डिपॉजिट्स हैं वहाँ से पैसा अगर निकाल लेते हैं तो ये रिडेम्पशन के वजह से लिक्विडिटी कम हो जाती है, और ये लिक्विडिटी कम होने से ऑब्वियसली इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं, जीसेक यील्ड्स बढ़ती हैं, जो हमने रिलेशन अभी जिसकी बात की, और जीसेक यील्ड्स बढ़ने से इक्विटी मार्केट्स में से भी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है वो उनका एक हैवी सेलिंग होती है,
और वो बाकी के ऑप्शंस की तरफ जाते हैं. So this is how the month of March will affect this entire chart of Nifty 50 as well. I hope this is a bit confusing, but I hope I was able to make it clear for you all कि मार्च के जो पहले 2 हफ्ते हैं उसमें किस प्रकार का मूवमेंट होता है. तो आई डोंट एक्सपेक्ट कि ये जो हाई बना है ये एटलीस्ट अभी 2 वीक्स तक यहाँ पर अटेन होगा या टूटने के चांसेस काफ़ी कम नज़र आते हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट अ हाई प्रोबेबिलिटी केस ओवर हियर. ऑब्वियसली एनीथिंग इज पॉसिबल इन दी स्टॉक मार्केट्स, बट हाई प्रोबेबिलिटी केस ये कहता है कि मार्च के पहले 2 हफ्ते या 3 हफ्तों तक ये जो हाई है इससे काफ़ी दूर ही रहेगा मार्केट. दिस इज़ व्हाट my study tells, or in fact I also expect some more correction in this index of Nifty 50. कुछ और करेक्शन भी आ सकता है क्योंकि लिक्विडिटी जो है वो और भी ज़्यादा कम होगी मार्केट्स में से इस महीने में. सो अ साइडवेज मूवमेंट और अ स्मॉल बेरिश मूवमेंट, ये दोनों प्रोबेबिलिटीज़ मार्च में आप पकड़ के चले. वोलेटाइल रहेगा मार्केट. आखिरी हफ्ते में या फिर आखिरी के 10 दिन में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि थोड़ा सा बुलिश रन आएगा, सम कंसोलिडेशन कैन हैपन, बट अंटिल देन द फर्स्ट 2 वीक्स बी कॉशियस और प्लान योर ट्रेड्स अकॉर्डिंगली. ये जो बहुत ही सॉलिड मूवमेंट्स आई है, जो भी बुलिश मूवमेंट्स हमने यहाँ पर देखी है, वो शायद कुछ हद तक यहाँ पर कुछ दिनों के लिए रुक सकता है, क्योंकि की जो लिक्विडिटी है वो अगर कम हो जाती है तो फिर डेट मार्केट्स में और इक्विटी मार्केट्स में दोनों में भी फ़र्क पड़ता है. और अभी तक मार्केट जो ये उछाल दिखा रहा है वो सिर्फ इसलिए दिखा रहा है, जैसे हमने रिपीटेडली कहा है, कि मार्केट में लिक्विडिटी का फ्लो बढ़ता गया है जब से कोविड-19 के बहुत सारे पैकेजेस आए हैं, इंटरेस्ट रेट कट हुए हैं. ये सब चीज़ों की वजह से लिक्विडिटी बढ़ती गई है और मार्केट ऊपर आता गया है. सो इट्स प्लेन एंड सिंपल, द मोर द लिक्विडिटी इन द मार्केट्स, उतना स्टॉक मार्केट में उछाल आता है. जब लिक्विडिटी कम होने की बात आती है तो फिर आपको ये 3% 4% के फॉल्स जो हमने फ्राइडे को देखे वो मिलते हैं. उसका कुछ रीज़न ये भी है कि जीडीपी के फिगर्स जो है वो एक्सपेक्टेड थे, उसके वजह से कुछ अनसर्टिनिटी और सेंटिमेंटल ड्राइव था जो कि मार्केट को नीचे ले गया फ्राइडे को. बट मेजर ऑफ इट इज दैट द जीसेक बॉन्ड यील्ड्स आर इंक्रीजिंग एंड दैट इज द रीज़न व्हाई वी सॉ अ फॉल ऑन फ्राइडे. सो let's see how it goes in the coming weeks, a couple of weeks of March, and I hope this video was valuable for you. If that is the case, please make sure कि आप हमारे इस वीडियो को शेयर करें सारे आपके फ्रेंड्स, फैमिली, कलीग्स के साथ जो स्टॉक मार्केट्स में इंटरेस्ट रखते हैं. Also make sure you subscribe the channel and enable the bell icon as well. Thank you, and I'll be seeing you in the next episode.